हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th मैथ सैम्पल पेपर। ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किया गया सैम्पल पेपर है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि आपको इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा इफ ए इक्वल्स टू ए, यहाँ पर मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स टू ए आई जे इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन विच वन इज ट्रू। सो देखिए, आप सबने पढ़ा होगा कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए होना चाहिए। क्या ए डैश इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस ऑफ ए। और इसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है, डायगोनल एलिमेंट ए ऑफ जे आई, ये जो है निगेटिव होता है ए ऑफ जे आई के। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं आई इक्वल्स टू जे ले लूँ, इफ़ आई इक्वल्स टू जे, तो क्या होगा? ए ऑफ जे आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई आई, और हम कह सकते हैं ए ऑफ जे। सही है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आप वैल्यू आप पुट कीजिए इस वाले में, ये जो इक्वेशन इसको आप वैल्यूलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो क्या होगा? ए ऑफ जे आई के जगह पर हम लिख सकते हैं ए ऑफ आई आई इज इक्वल्स टू माइनस और ए ऑफ आई, क्योंकि ये आई और जे दोनों इक्वल है। सो देखिए, इसको आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो प्लस हो जाएगा। सो ए ऑफ आई आई प्लस ए ऑफ आई आई इज इक्वल्स टू 0। सो 2a आई इज इक्वल्स टू 0। सो ए ऑफ आई आई इक्वल्स टू 0। अब ये ए ऑफ आई जो है इक्वल्स था किसके? ए ऑफ जे आई के, था ना इक्वल। सो वी कैन से ए ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 0, आई जे इक्वल्स टू 0, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है, वेयर आई इक्वल्स टू जे। क्लियर है? सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन मॉड ऑफ ए डैश इक्वल्स टू -3 देन मॉड ऑफ ए डैश। बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नीचे करना क्या बोला कि मॉड ऑफ, पहले जो गिवन है उसको आप लिख लीजिए एक बार। मॉड ऑफ ए डैश जो है वो आपको दे दिया, कितना दिया है? आप कहोगे सर माइनस का 3 दिया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? मॉड ऑफ ए डैश, तो इसका फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ ए, क्लियर है, एंड मॉड ऑफ ए डैश। सो ए और ए डैश सेम ही होगा यहाँ पर। सो -3 इंटू -3 कितना हो गया? 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस होता है। सो आपका आंसर आएगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स ए बी सी इज गिवन बाय द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो अगर ए बी सी ट्राइंगल है हमारा तो क्या हो सकता है? हाफ इंटू वैक्टर ए बी इंटू वैक्टर ए सी, या एक ही में भी आप लिख सकते हो, अलग अलग नहीं लिखना चाहो तो ए बी इंटू ए सी। समझ में आ रहा है? अगर यही चीज़ आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप समझ सकते हो। देखो, एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम शेप है अपने पास, देख लेता हूँ। नहीं, पैरेललोग्राम शेप नहीं है, लाइन के साथ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा ड्राइंग कर लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसका देखिए, अगर एरिया हम निकालें तो क्या हो जाएगा? ए बी और ए सी एडजेसेंट साइड ले लेंगे तो बेस इंटू हाइट होता है। सो ए बी इंटू ए सी, यही आप लिख सकते हो। ठीक है,
अब देखिए इसको अगर मैं दो ट्रायंगल में, ये जो डायगोनल है ये अगर दो ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर रहा हो तो सिर्फ एक ट्रायंगल का इसका एरिया निकालें फर्स्ट वाले को, तो क्या हो जाएगा हाफ। सो हाफ ऑफ ए बी इंटू ए सी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। करा द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड k इफ x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सो देखिए कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है, सपोज जो x इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूअस है, तो क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल होना चाहिए f ऑफ 0 के। क्लियर है, तब जाकर के ये कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए अगर मैं f ऑफ 0 निकालूं तो यहाँ पे बोल दिया कि f ऑफ 0 जो है k होना चाहिए। जब x का वैल्यू 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, k। ओके, नाउ लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू होगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ओके, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब सेम फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4x है, x की जगह पे 4x है तो आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर 4x बाई 2 और नीचे 8x स्क्वायर। क्लियर है। अब 4x को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2x बचेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। तो हमारे पास जो फंक्शन बचा है वो है 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर। सो नाउ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2x बाई 4x स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट लगाना है आपको, ठीक है ना, x टेंस टू 0 करना है। ओके, सो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हैं साइन 2x और 4x स्क्वायर को भी 2x लिख के इसका स्क्वायर कर सकता हूँ। क्लियर है, ये बात तो समझ में आ रही है। ओके, अब देखिए लिमिट में जो साइन थीटा जो होता है, अगर नीचे भी थीटा हो, सेम हो थीटा, अगर सेम हो नीचे भी हो वही चीज़, तो 1 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1। ओके, अब ध्यान से देखिए f ऑफ 0 मैंने पहले बताया था कि f ऑफ 0 जो है इक्वल हो जाएगा इसके साथ, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x के साथ। सो इस दोनों को अगर आप कंपेयर कर दोगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसका ऑप्शन सी में आंसर अवेलेबल है, ऑप्शन सी है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। करा इफ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स देन एफ ऑफ एक्स इज। सो देखिए अब एफ डैश ऑफ एक्स आपको गिवन है क्या, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो पूछ रहा है आपसे कि बताओ कि क्या होगा। तो सिंपल, इसको अगर एफ ऑफ एक्स चाहिए आपको तो इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। सो इंटीग्रेट ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। क्लियर है। सो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स का जो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो लॉग एक्स प्लस का सी। सो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, तो बी को टिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। करा इफ m एंड n रिस्पेक्टिवली दे आर ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0 देन m प्लस n इक्वल्स टू व्हाट। अब देखिए ध्यान से, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको दे दिया कि d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स रेज टू द पावर 4 है, किसके इक्वल है 0 के।
एक बार गिवन दैट पहले लिख लेते क्या क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 करा है इफ एम एंड एन रिस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर 4। सो देखिए इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिखते हैं बच्चों वाई डैश, इसका पावर 4 है इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर x का पावर n हो तो आपका डिफ्रेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। ये तो आप लोग को फॉर्मूला पता ही होगा। यही फॉर्मूला अगर यहाँ पर यूज कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा 4 डी बाई डी वाई डैश, इसका पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू दूसरा क्या होगा, ये फंक्शन है अभी भी डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश इक्वल्स टू 0। सो 4 वाई डैश रेज टू द पावर 3 इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ओके अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑर्डर बोला था m है, तो ऑर्डर जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने हाईएस्ट ऑर्डर है 2 ऑर्डर है, तो m इक्वल्स टू कितना हो गया 2। दूसरा बोला था n जो है वो डिग्री है, अब डिग्री क्या होता है पावर ऑफ वाई डबल डैश, ठीक है। सो n इक्वल्स टू वाई डबल डैश का पावर क्या है कुछ भी नहीं तो 1, और हमें वैल्यू किसका चाहिए m प्लस n का, तो 2 प्लस 1 कितने हुए बच्चों 3, तो यही आपका आंसर है। समझ में आया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है आपका द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी 3x प्लस 5y लेस देन कितना है 4 इज। ओके अब इसको ध्यान से देखिए लीनियर इक्वालिटी जो आपको दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3x प्लस 5y लेस देन 4 इज एन ओपन हाफ प्लेन नोट कंटेनिंग द ओरिजिन, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, द होल xy प्लेन नॉट कंटेनिंग द लाइन 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 4 और अ क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। सो देखिए इस इनइक्वालिटी में 3x प्लस 5y इज लेस देन 4 जो आपको दिया है, इसमें अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x और y, एक टेबल बना लेते हैं बच्चों इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो अगर x 0 रखें तो y क्या हो जाएगा 4/5, तो 0.8 समथिंग आएगा। क्लियर? अगर मैं y का वैल्यू 0 रखूँ तो x क्या हो जाएगा 4/3, सो 1.33 जाना या 1.3 समथिंग आएगा। क्लियर है? अब ओरिजिन का यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है उसमें ओरिजिन डिस्कस किया है, सो ओरिजिन का अगर वैल्यू पुट कर दें, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0, ओरिजिन का क्या होता है कोऑर्डिनेट 0,0, सो अगर इसमें पुट कर लें ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं चेक करने के लिए, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, सो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, सो 0 लेस देन इक्वल 4 हो गया, तो ये ट्रू हो रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखिए इसका जो ग्राफ होगा वो एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन होगा। इसको आप ड्रॉ करके देखेंगे तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन भी कंटेन करता है, ओपन हाफ प्लेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करा था स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 3i माइनस j माइनस 2k ऑन द वेक्टर i प्लस 2j माइनस 3k इज। ओके अब प्रोजेक्शन आपको फाइंड आउट करना है स्केलर प्रोजेक्शन, तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है स्केलर प्रोजेक्शन के लिए एक को वेक्टर a मान लेते हैं हम, एक को वेक्टर b मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? आई थिंक नो। तो चलिए वेक्टर a मान लेते हैं हम फर्स्ट वाले को, तो 3i माइनस j माइनस 2k और वेक्टर b i प्लस 2j माइनस 3k। ये दोनों बच्चों हमने लेट कर लिया है इजी करने के लिए, वेक्टर a और वेक्टर b लेट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। सो देखिए आपने प्रोजेक्शन और वेक्टर a और वेक्टर b के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b होता है डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर b, ये फॉर्मूला होता है। सो वेक्टर a डॉट b आप निकालोगे तो बहुत आसान है, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। समझ में आ रहा है? सीधा मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों हमने। और मॉड ऑफ वेक्टर b निकालोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सो 9 प्लस 4 13 और 1 14, सो रूट 14। सो 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 2 करोगे आप तो 7 हो जाएगा, तो 7/√14 ये आपका आंसर है। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट करा द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 2 to 3x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज।
ओके, अब इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेट करना है सेम कंसेप्ट को। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बच्चों, एक सेकेंड। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हमारा फंक्शन दिया है। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। तो आपने पार्शियल इंटीग्रेशन जरूर पढ़ा होगा। 7 पॉइंट याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कौन से एक्सरसाइज में था, 7.10 में था आई थिंक, 9-10 में आपने पढ़ा होगा। सो देखिए, लेट कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 2। अब एक्स डी एक्स के जगह पे आप क्या रिप्लेस करोगे, डी टी बाई 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, हमारा यह जो वैल्यू है लिमिट का, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये भी चेंज हो जाएगा। सो देखिए हमारा वैल्यू लिमिट कैसे चेंज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने चेंज किया है टी में। तो सबसे पहला लिमिट क्या था, तो 2, एक्स इक्वल्स टू अगर 2 था तो टी के लिए क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। फिर दूसरा था 3, एक्स 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। सो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, 5 to 10। समझ में आ रहा है। चलिए, सो नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 5 to 10, इंटीग्रेशन ऑफ 5 to 10 एक्स डी एक्स को तो हटा ही दीजिए, तो क्या बचा, सिर्फ 1 बाई टी डी टी बाई 2। आई होप ये चीज़, ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 5 to 10 1 बाई टी डी टी, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग टी होता है। सो 1/2 log t is 5 to 10। सो 1/2, अब आप यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए। सो log 10 माइनस log 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए, जब log माइनस में हो तो उसका फॉर्मूला log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n। सो log 10 बाई log 5। समझ में आ रहा है। तो आप डिवाइड कर देंगे 10 को 5 से, तो 5 2 जा 10 होता है। सो आंसर क्या आएगा, 1/2 log 2। अब ऑप्शन चेक कीजिए आप, तो 1/2 log 2 आपका ऑप्शन सी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट। सो देखिए बच्चों, आपने एक फॉर्मूला ही था आपके बुक में, साइड में लिखा हुआ था कि बी इनवर्स और इसका इनवर्स अगर आप कर देते हैं तो बी हो जाता है। क्लियर है ना। सो देखिए, ए बी इनवर्स, अगर इसका मैं इनवर्स करूं तो ये क्या होगा, ए इनवर्स और बी इनवर्स इसका इनवर्स, ठीक है ना। तो सो ए इनवर्स बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो ऑप्शन अब आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, द कॉर्नर पॉइंट ऑन द शेडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग आर 0.4, 0.6 और 1.6 and 3.0 as shown in the figure. The minimum value of the objective function z equals to 4x plus 6y। अब देखिए इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या क्या हो सकता है। इसके कॉर्नर पॉइंट को चेक करते हैं। पहला क्या है, 0,4। सो 0,4 अगर चेक करोगे आप तो क्या आएगा, 4 × 0 प्लस 6 × 4, कितना हो गया कॉर्नर पॉइंट, 24 आया पहला वैल्यू। दूसरा ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए क्या है, 0.6 और 1.6। सो 0.6, 4 × 0.6 प्लस 6 × 1.6, 6 4 जा 24, सो 2.4 होगा, और 16 6 जा 96, सो 9.6 प्लस कर दो बच्चों, 6 + 4 10, 12 हो जाएगा। क्लियर। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ चेक कर लेते हैं, सी वाला जो पॉइंट है, तो 3,0 है, सो 4 × 3 प्लस 6 × 0, तो 4 3 जा 12 हो गया। सो दो वैल्यू पर बच्चों यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो दो वैल्यू जो है, ये जो दो कॉर्नर पॉइंट है, इन दोनों पर मिनिमम वैल्यू आ रहा है कितना, 12। ठीक है। सो अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। ये तो सॉल्यूशन है। ऑप्शन में देखिए,
तो कह रहा है 0.6, 1.6 एंड 30 ओनली। ओके, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आया? 0.6, 1.6 और 30 पर। सो आप ये ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट है। समझ में आया? सॉरी, सी नहीं, डी। एवरी लाइन, जितने ये जिस दोनों का लाइन ज्वाइनिंग जो है यहाँ पर, इस पूरे लाइन पर जो है, यहाँ पर इतने वैल्यू में जितना भी पॉइंट आएगा सब पर ये मिनिमम होगा। तो एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सिस, डी सही है। ओनली ये नहीं लिख सकते हम, क्योंकि इस लाइन के इस दोनों पॉइंट पर अगर आपका मिनिमम आ रहा है तो इसके बीच में भी मिनिमम ही आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा सही है? डी। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ 2541 इज इक्वल्स टू 2x 4 6 और x, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज, x का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? तो देखिए, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो भी इक्वल होगा। सो नॉर्मली आप लिख सकते हो 2 इक्वल्स टू 2x, 2 से 2 कैंसिल, सो x इक्वल्स टू व्हाट? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2451 इज इक्वल्स टू 2x 4 6 और x, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज। बहुत आसान। देखिए, इसको आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है? 2 1 जा 2 माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। समझ में आ रहा है? तो देखिए 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 प्लस माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4। डिटर्मिनेंट निकालना आई होप आप लोगों को आता होगा। 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 24। सो 2 माइनस 20 दैट इज माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर और माइनस का 24। माइनस 24 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो माइनस 18 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 6x नहीं बच्चों, ओनली 6। सो 2 3 जा 6 3 हो गया। तो x का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस रूट 3। सो प्लस माइनस रूट 3 आपके ऑप्शन डी में अवेलेबल है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन मॉड ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा? तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, ओके, सो फॉर्मूला क्या था? मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है, जहां पर n क्या है? आपका जो है ऑर्डर है, नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पर ऑर्डर 3 था। सो मॉड ऑफ ए का पावर 3 माइनस 1 कितना आएगा बच्चों? मॉड ऑफ ए का पावर 2 स्क्वायर कह सकते हैं हम। समझ में आ रहा है? अब देखिए वैल्यू हमें दे दिया मॉड ऑफ ए का कितना? 5। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। तो हमें वैल्यू चाहिए किसका? मॉड ऑफ ए माइनस 2b का मॉड। तो इसको अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो नॉर्मली क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं हम। सो वेक्टर a डॉट वेक्टर a हो जाएगा बच्चों। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab होता है। सो 2 इंटू वेक्टर a इंटू 2 वेक्टर b और प्लस 2 वेक्टर b डॉट 2 वेक्टर b। बात आ रही है समझ में? इस सब का आप मॉड लिख सकते हो। सो a का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस 4 वेक्टर b मॉड का स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हो इसे। ठीक है ना? ओके, सो अब मॉड ऑफ वेक्टर a आपको दे दिया था कितना? 2। सो लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9। सो 4 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 4 9 जा 36। तो यहाँ पर देखो 36 प्लस 4 40 40 माइनस 16 करेंगे तो अब 24 आ जाएगा। तो 24 किसका वैल्यू आया? स्क्वायर वाले का। समझ में आ रहा है ना? तो हमें तो स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए था, हमें तो वैल्यू चाहिए
ये वैल्यू आया, अभी ध्यान से देखिए, a माइनस 2b मॉड का स्क्वायर जो था इसका वैल्यू आया 24। तो वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा √24। अब 24 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 6, 4 6 जा 24, 4 का रूट 2 होता है, तो 2√6। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A 0.5, -2, B है 3, -1.2। इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 6 देन इट्स z कोऑर्डिनेट विल बी। सो बहुत आसान, आपने पढ़ा होगा सक्सेस फार्मूला, जो स्ट्रेट लाइन का ये क्वेश्चन है। तो हम इसको लिखेंगे x बाई 3 - 0 इज इक्वल्स टू y -5 डिवाइडेड बाई माइनस का 1.5 इज इक्वल्स टू z -2 है तो +2 हो जाएगा, तो z +2 डिवाइडेड बाई 2 + 2। सो x बाई 3 इज इक्वल्स टू y -5 बाई, ये बच्चों 1.5 यहाँ पर लिखा है शायद, आई थिंक 0.5, ओके 3 कोऑर्डिनेट है, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A 0 5 -2 एंड B 3 -1 2। इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 6 देन द z कोऑर्डिनेट इज। ओके, सो बच्चों देखो यहाँ पर हम इस पॉइंट का x1 y1 z1 लिख लेते हैं। ये है आपका x1 y1 z1 और ये है आपका x2 y2 और z2, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 x - x1, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है बच्चों, डिवाइडेड बाय x2 - x1, समझ में आ रहा है, इज इक्वल्स टू y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - का y1 इक्वल्स टू z - z1 डिवाइडेड बाय z2 - का z1। सो देखिए x1 तो हमारा 0 है, सो x - 0 डिवाइडेड बाय 3 - 0 इज इक्वल्स टू y - y डैश y - y1 नॉट y डैश y1, सो 5 है, और y2 - y1 सो -1 - 5 इज इक्वल्स टू z - z1, z1 जो है -2 है तो माइनस प्लस का 2 लिख सकते हो आप, यहाँ भी सेम। सो x बाई 3 इज इक्वल्स टू y - 5 बाई 6 इज इक्वल्स टू z + 2 बाई 4, लेट इट बी k। इसको अगर मैं k मान लूँ तो x कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होगा, x इक्वल्स टू 3k, समझ में आ रहा है, x बाई 3 इक्वल्स टू k, सो x इक्वल्स टू व्हाट 3k। दूसरा y के लिए, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, y - 5 बाई 6, सो y - 5 बाई 6 इक्वल्स टू k, तो y - 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6k और y इक्वल्स टू व्हाट 6k प्लस का 5, समझ में आ रहा है। अब देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है, मुझे x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे दिया था कितना 6, सो 3k इक्वल्स टू हो गया 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k का वैल्यू कितना आया 2, हो गया आंसर। सो z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा p का, तो z कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से z कोऑर्डिनेट क्या था z + 2 बाई 4 इज इक्वल्स टू k, सो z इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 4k माइनस का 2, समझ में आ गया। अब k का वैल्यू पता चल गया ऑलरेडी हमको 2, सो 4 × 2 माइनस का 2, 4 2 जा 8 - 2 दैट इज 6। ये आंसर है जो आपके ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ये एजर्सन एंड रीजन वाला है। कह रहा द डोमेन ऑफ द फंक्शन सेक इनवर्स 2x इज -∞ to -1/2 यूनियन 1/2 इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए सेक थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -1 to 1, ठीक है। सो सेक अगर x बाई सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स अगर 2x है तो ये हो जाएगा -1/2 to 1/2, यही होगा, ठीक है। नंबर लाइन पे इसको दिखाएंगे तो वही -∞ to -1/2 और 1/2 to इन्फिनिटी, तो एजर्सन जो है आपका वो ट्रू है बिल्कुल। चलिए अब रीजन की बात करें कि रीजन में क्या दिक्कत है, रीजन फॉल्स तो नहीं है। तो रीजन आपका लिख रहा है सेक इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल्स टू माइनस का π/4, ये आपका रीजन है। सो देखिए सेक इनवर्स x जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 to π या फिर π/2, इतना ही जाता है। यहाँ पर π/4 है, इसका मतलब रीजन फॉल्स है।
सो एजर्सन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। समझ में आ गया। अब इसके लिए ऑप्शन होता है, आप एक बार पढ़ लेना, ए बी सी डी का। ए तो होता है दोनों सही होगा तो, बी होता है सही होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो, सी होता है एजर्सन ट्रू रीजन फॉल्स, सी होता है शायद आई थिंक। अब देख लेना वहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है नहीं, मैंने क्रॉप कर दिया। मैंने आपको बता दिया एजर्सन ट्रू है रीजन फॉल्स है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20, एजर्सन कह रहा है एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन वेक्टर आर इक्वल्स टू आई जे प्लस 2k प्लस लेमडा आई माइनस जे एंड द एक्स एक्सिस इज π/4। तो इसको बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कौन सा फॉर्मूला आपको पता होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी, कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला था, उससे आप थीटा निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, याद है ना। तो कॉस थीटा अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहो तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1, ठीक है ना, प्लस माइनस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 √2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 1/√2 तो 45 डिग्री का वैल्यू आता है, ये π/4 का वैल्यू आ गया। सो π/4, ये तो एजर्सन तो ट्रू निकल गया। रीजन कह रहा है द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन एक्स जेड एंड सी के, तो वेक्टर आर इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। सो ये इसका जो है करेक्ट है, ये फार्मूला ही होता है, ये फार्मूला भी आपको दे दिया है, तो इसका मतलब एजर्सन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 20 का कौन सा, ऑप्शन ए। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है पी इज अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 0 5 -2 एंड बी 3 -1 2। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज 6 देन द जेड कोऑर्डिनेट इज। ओके, सो बच्चों देखो यहाँ पर हम इस पॉइंट का x1 y1 z1 लिख लेते हैं। ये है आपका x1 y1 z1 और ये है आपका x2 y2 और z2, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है बच्चों, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है, इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस का y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस का z1। सो देखिए x1 तो हमारा 0 है, सो x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू y माइनस y डैश y माइनस y1 नॉट y डैश y1, सो 5 है और y2 माइनस y1 सो माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 जो है माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 लिख सकते हो आप, यहाँ भी सेम। सो x बाय 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 5 बाय 6 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 बाय 4। लेट इट बी k। इसको अगर मैं k मान लूँ तो x कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होगा, x इक्वल्स टू 3k। समझ में आ रहा है, x बाय 3 इक्वल्स टू k, सो x इक्वल्स टू व्हाट 3k। दूसरा y के लिए, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, y माइनस 5 बाय 6, सो y माइनस 5 बाय 6 इक्वल्स टू k, तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6k और y इक्वल्स टू व्हाट 6k प्लस का 5। समझ में आ रहा है। अब देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है, मुझे x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे दिया था कितना 6, सो 3k इक्वल्स टू हो गया 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो k का वैल्यू कितना आया 2, हो गया आंसर। सो z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा p का, तो z कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ से z कोऑर्डिनेट क्या था, z प्लस 2 बाई 4 इज इक्वल्स टू k, सो z इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 4k माइनस का 2। समझ में आ गया। अब k का वैल्यू पता चल गया ऑलरेडी हमको 2, सो 4 इंटू 2 माइनस का 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 दैट इज 6। ये आंसर है जो आपके ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ये एजर्सन एंड रीजन वाला है। कह रहा द डोमेन ऑफ द फंक्शन सेक इनवर्स 2x इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2 यूनियन 1/2 इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए सेक थीटा जो है
वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं, -1 to 1, ठीक है। सो सेक अगर एक्स बाई सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स अगर 2x है तो ये हो जाएगा -1/2 to 1/2, यही होगा, ठीक है। नंबर लाइन पे इसको दिखाएंगे तो वही -∞ टू -1/2 और 1/2 टू इन्फिनिटी। तो एजर्सन जो है आपका वो ट्रू है बिल्कुल। चलिए अब रीजन की बात करें कि रीजन में क्या दिक्कत है, रीजन फॉल्स तो नहीं है। तो रीजन आपका लिख रहा है सेक इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल्स टू माइनस का π/4, ये आपका रीजन है। सो देखिए सेक इनवर्स एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 to π या फिर π/2, इतना ही जाता है। तो यहाँ पर π/4 है, इसका मतलब रीजन फॉल्स है। सो एजर्सन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, समझ में आ गया। अब इसके लिए ऑप्शन होता है, आप एक बार पढ़ लेना, ABCD करके। ए तो होता है दोनों सही होगा तो, बी होता है सही होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो, सी होता है एजर्सन ट्रू रीजन फॉल्स, सी होता है शायद आई थिंक। अब देख लेना वहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है नहीं, मैंने क्रॉप कर दिया, मैंने आपको बता दिया एजर्सन ट्रू है रीजन फॉल्स है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20, एजर्सन कह रहा था एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन वेक्टर r इक्वल्स टू ij + 2k + लैम्डा i - j एंड द x एक्सिस इज π/4। तो इसको बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कौन सा फॉर्मूला आपको पता होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर a वेक्टर b, cos थीटा वाला जो फॉर्मूला था, उससे आप थीटा निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a वेक्टर b cos थीटा, याद है ना। तो cos थीटा अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्या होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a और मॉड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहो तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 1 × 1, ठीक है ना, प्लस -1 × 0 प्लस 0 × 0 और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 √2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 1/√2 तो 45 डिग्री का वैल्यू आता है, ये π/4 का वैल्यू आ गया। सो π/4, ये तो एजर्सन तो ट्रू निकल गया। रीजन कह रहा है द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन x z एंड ck, तो वेक्टर r इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। सो ये इसका जो है करेक्ट है, ये फार्मूला ही होता है, ये फार्मूला भी आपको दे दिया है। तो इसका मतलब एजर्सन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 20 का कौन सा, ऑप्शन ए। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।